सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद खरल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अब पता चला। मेरे साथ बाबर डोगर साहब भी मौजूद हैं और उसामा गाजी साहब भी। शायद ट्रैफिक में जिस तरह लाहौर के अंदर भी और दीगर शहरों में जिस तरह मामला चल रहे हैं, शायद वो प्रोग्राम में ज्वाइन ना कर सके। तो नाज़रीन, जिस तरह बात हो रही है कि एक नोट शो का नोटिस जारी किए गए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, और जिस तरह उन्होंने कहा था कि हम जाराना जवाब देंगे, और पीपल्स पार्टी की जानब से ANP की जानब से उस पर शदीद रद्दअमल सामने आया था। और उनकी जानब से ये कहा गया था, मैं आज खुर्शीद शाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था और वो ये कह रहे थे कि शोकाज किसी सरकारी मुलाजम या इदारे का जो मुलाजम होता है उसको दिए जाते हैं। जो सियासी पार्टियाँ, सियासी जमातें जो हैं, उनके कायदीन या सियासी जमातों को शोकाज नोटिस नहीं दिए जाते। तो अब मामला ये है कि जिस तरीके से नाज़रीन आप देख रहे हैं कि जो पीपल्स पार्टी की जानब से जिस तरह से PDM के हवाले से ख़ास तौर पर ये जब नोटिस का सिलसिला जारी हुआ, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कहते हैं कि आज भी हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं कि इस्तीफ़े जो है वो आइटम बम है और वो आखिरी हथियार हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो कहते हैं कि बाकी दीगर किसी ने अगर इस्तीफ़े देने हैं तो हमने किसी को नहीं रोका। और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि जो कोई हमें डिक्टेट नहीं कर सकता, हम एक सियासी पार्टी हैं और हम ऐसे कोई भी ऐसा फ़ैसला नहीं करेंगे जो आइन के, जमहूरी जो तकाज़ों के, जो आइनी और पार्लियामेंटी रवायात के ख़िलाफ़ हो। तो इस हवाले से उन्होंने बात की है और डोगर साहब भी मौजूद हैं और उनसे भी पूछेंगे कि ये जो PDM का और जिस तरह पीपल्स पार्टी का रद्दअमल आया। डोगर साहब, अब तो जिस तरह उन्होंने कहा था बिल्कुल उसको सच कर दिखाया है कि जो उन्होंने कहा कि हम सख्त तरीन इसका रद्दअमल देंगे और जवाब तो शो का नोटिस किया, उल्टा उन्होंने उनको भी बिलाजवाज करार दिया है। और साथ उन्होंने ब्लेम गेम को जो है वो भी उन्हीं पार्टियों को, यानी नून लीग या JUIF, ये इस तरह की जो पार्टियां, उनको ही उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा हम तो अपने मौक़े पर कायम हैं और वो आखिरी हथियार है और अब आज भी हम उस पर कायम हैं। उसामा साहब, सॉरी खरल साहब, उसामा साहब आज नहीं है। खरल साहब, सबसे पहले ये तो आप हम सबको पता था कि PDM ने नहीं चलना। अल्टीमेटली ये जितनी भी सारी पॉलिटिकल पार्टी इसमें इकट्ठी हुई, हर एक अपना अपना जो है वो मुफाद है, और मुफादात के तहत, मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के तहत ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हुई थी। और जब जहाँ पे मुफादात क्लैश किए वहाँ पर ये आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ इन्होंने गोलाबारी स्टार्ट कर दी है। खैर साहब, बिलावल भुट्टो तो ठीक है, उन्होंने ये आज कहा है कि जनाब PDM के हम तमाम ओहदों से एहतजाजी तौर पर इस्तीफ़ा भी दे रहे हैं, और ये है कि उन्होंने नोटिस भी फाड़ दिया। उन्होंने कहा जी इस्तीफ़े जो थे आखिरी हथियार थे। लेकिन दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने वो जो बात करें उसमें भी बड़ा वेट है। राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि जनाब बिल्कुल ठीक है, हम पहले दिन से पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ इस्तीफ़ों के हवाले से क्लियर है कि इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए, इसको आखिरी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। वो ये कहते हैं कि जनाब हमने तो नोटिस इनको दिया है कि PDM ने यूसुफ गिलानी को सपोर्ट किया, PDM की वजह से वो सेनेटर बने, PDM की वजह से उनको जो था चेयरमैन सेनेट का उन्होंने इलेक्शन लड़ा, और अब अपोजिशन लीडर बाप के 10 बंदे डाल के उन्होंने जो है वो अपोजिशन लीडर बन गए हैं। पहले तो बात यह है कि जब वो सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे थे, बाप कहाँ खड़ी हुई थी? जब वो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे थे तो बाप किसको सपोर्ट कर रही थी? बाप हुकूमती कैंडिडेट को सपोर्ट कर रही थी, यानी कि बाप जो थी वो हुकूमत के साथ थी। अब वो चेयरमैन जो है उसका अपोजिशन लीडर का बाप को साथ में ला के अपोजिशन लीडर बन गए हैं। तो पहले तो ये क्लियर करें कि बाप कहाँ खड़ी हुई है। बाप अगर अपोजिशन में खड़ी हुई है तो फिर अपोजिशन लीडर क्यों? फिर उनको चेयरमैन बनाते हैं, क्योंकि वही 7 सीटें बाप की भी हैं। बाप की सीटें मिला के तो इनके पास 60 सीटें हो जाती हैं। तो फिर हम इनको चेयरमैन बनाते हैं, ये अपोजिशन लीडर क्यों बन रहे हैं? बात तो बड़ी क्लियर है। बात इस्तीफ़ों की नहीं है, बात यह है कि अपोजिशन लीडर कैसे बने। वो तो कह रहे हैं कि इस पे पीपल्स पार्टी से हम इस पे वजाहत मांग रहे हैं, इस्तीफ़ों पे तो हम वजाहत मांग ही नहीं रहे, और पीपल्स पार्टी इस पे वजाहत ही दे रही, वो इस्तीफ़ों पे लगी हुई है। वो एक चीज़ बिल्कुल, ये तो एक चीज़ में आपको, दूसरी चीज़ जो सबसे अहम है, खैर साहब हम इस पर बड़ी डिस्कशन करते रहे हैं। मैं आज आपको फिर कह रहा हूँ कि PDM कोई नहीं टूटी। पहले भी PDM बनी, इख्तिलाफात आए, फिर PDM बनी, फिर इख्तिलाफात आए।
जिस दिन इनको नैब ने हाथ डाला, जिस दिन मरियम और आसिफ अली जरदारी पे केस दोबारा खुले, मैं आपको बेट लगा के कह रहा हूं ये फिर दोबारा फील्ड में ये इकट्ठे हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन ये सारे आप देख लीजिएगा, सारे इख्तिलाफात भूलेंगे और ये फिर बिलावल और मरियम जो है ये बहन भाई बन जाएंगे, फिर ये एहतजाज की कॉल दे देंगे, फिर ये जो है ये धरने और इस्तीफों की बातें होनी शुरू हो जाएंगी। जो ही नैब अपना हाथ पीछे करेगी, ये फिर एक दूसरे पे लफाजी गोलाबाजी स्टार्ट कर देंगे। ये ड्रामा चलता आ रहा है, ये ड्रामा चल रहा है और ये ड्रामा आगे भी चलेगा। मैं आपको बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहा हूँ। प्रेसिडेंट का इलेक्शन था, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन था, उसके बाद स्पीकर का इलेक्शन था। आप सारे ड्रामे देखें, जब ये सारे एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए थे, एक दूसरे उस वक्त एक दूसरे जूतों में, जैसा जो लफ्ज़ आप यूज़ करते हैं ना, जूतों में उस वक्त दाल बट रही थी। जो ही ये चीज़ें क्लियर हुई, नैब ने जरदारी साहब पे हाथ डालना शुरू कर दिया, नैब ने फ़रियाल तारपुर पे इलेक्शन हाथ डालना शुरू कर दिया, नैब ने पीपल पार्टी के दूसरे लीडर पे हाथ डाला, नून लीग के लीडर पे हाथ डाला, मौलाना फजलुर रहमान पे हाथ डाला। ये सारे इकट्ठे हो गए सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के लिए। खरल साहब, इसका कोई दूसरा एजेंडा नहीं था पीडीएम का। पीडीएम एक एजेंडे पे इकट्ठी हुई थी, वो एजेंडा था कि नैब को किस तरह से काउंटर करना है, गवर्नमेंट को किस तरह से काउंटर करना है और किस तरह से अपनी करप्शन बचानी है और किस तरह से गवर्नमेंट को अंडर प्रेशर लेके आना है, अदारों को अंडर प्रेशर लेके आना है। उसमें इनको कामयाबी मिली और जब कामयाबी मिली, जब इन्होंने देखा नैब तो पीछे हट गया, डर गया, तो आपके सामने फिर एक दूसरे से इसका मतलब आप तितर बितर जो हो रहे हैं, आप समझते हैं कि अब नैब का जो तलवार थी जो पीपल्स पार्टी के ऊपर, नून लीग के ऊपर, आप ये समझ रहे हैं कि वो हट गई, इसलिए ये पीडीएम जो है उसके गुब्बारे से हवा निकल रही है और ये लड़ रहे हैं। और जब कह रहे हैं दोबारा नैब फिर सरगर्म होगा तो फिर दोबारा ये इकट्ठी हो जाएगी 100%। अच्छा, मैं आपको 1 करोड़% कह रहा हूँ ये कि आप देखें, जिस दिन नैब ने इन पे दोबारा हाथ डालना शुरू किया, मरियम को आज वो मिल गया ना कि 10 दिन पहले नैब को बताना पड़ेगा कि मरियम को अरेस्ट करना है। तो आप देख लीजिएगा, ये मरियम पे अभी हाथ डालने की तैयारियां शुरू करें और ये आसिफ अली जरदारी पे स्विस काउंट्स का जो केस का जो बात हो रही है, जिस दिन गवर्नमेंट ने वो केस नैब को मूव किया, आप देखिएगा ये सारे इख्तिलाफात भूल के। अच्छा, मामला ये है कि जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में नहीं थे तो वो कहते थे कि जब इनके ऊपर हाथ डाला जाएगा, जब इनके खिलाफ घेरा तंग होगा तो ये सारे चोर डाकू जो हैं इकट्ठे हो जाएंगे। वो आपने माजी में देख लिया कि जिस तरह जब ये नैब एक्टिव था और ये सारी पार्टियां जो है एक पेज पर नज़र आ रही थी, पीडीएम जरदारी साहब हों, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों, मरियम साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों या फजलुर रहमान हों, लेकिन जो ही इनके ऊपर हाथ हल्का हो रहा है उसके साथ साथ ये आपस के अंदर इनके ज़ाती इख्तिलाफ़ात सामने आ रहे हैं। अब मरियम साहबा ये कह रही हैं कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उसका जवाब देना है मौलाना फजलुर रहमान साहब, चूँकि वो पीडीएम के सरबराह हैं, और दूसरी जानब जो एहसन इकबाल साहब हैं सेक्रेटरी जनरल नून लीग, वो ये कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ने पीडीएम के जो इत्तेहाद को फाड़ कर, यानी जो नोटिस फाड़ना है, उनका मतलब ये है कि पीडीएम के इत्तेहाद को फाड़ कर जो नोटिस को एहसन इकबाल तो बड़ा, उसने तो बड़ी इससे आगे की बात की है। एहसन इकबाल तो ये कह रहा है कि जनाब अलाइनमेंट क्लियर हो गई है, पीपल्स पार्टी एएनपी और बाव पार्टी एक साइड पर है और पीडीएम की बाकी पार्टियां एक साइड पे हैं। एएनपी ने तो आज इससे भी आगे बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने तो ये कहा कि जनाब अगले इलेक्शन में हमने किसी के साथ कोई अलायंस नहीं करना, हमने इंडिपेंडेंट ये इलेक्शन लड़ना है। और अच्छा, मुझे वैसे डॉक्टर साहब बताएं, अभी तक इसका मतलब ये है कि एएनपी तो इंटरेस्टेड नहीं है पीडीएम के किसी अलायंस के साथ या इत्तेहाद के साथ। अच्छा, पीपल्स पार्टी आप समझते हैं इंटरेस्टेड है? नहीं, इससे ज्यादा जितनी इनकी दुर्गत बन रही है, यानी पीडीएम की देख लें, जेयूआईएफ की देख लें, पीपल्स पार्टी सिर्फ खल साहब एक ही इशू पे इंटरेस्टेड, वो तो इनको टिश्यू की तरह इस्तेमाल कर रही है। पीडीएम के प्लेटफॉर्म को बतौर टिश्यू पेपर वो इस्तेमाल कर रहे हैं और जितना भी इस प्लेटफॉर्म से अगर फायदा हासिल किया या सबसे ज्यादा अगर बेनिफिशरी है तो वो तो आसिफ जरदारी साहब है ना। फजलुर रहमान साहब को कुछ मिला, आपने इलेक्शन में भी उनका देखा, डिप्टी चेयरमैन नहीं मिले। मरियम नवाज जो है उसने भी इस्तेमाल किया, वो अपने बाप की रिहाई के लिए कैंपेन चलाती रही है। बाप को तो कुछ भी नहीं मिला, वो तो भगौड़े हैं, अदालतें उनके पीछे हैं, नैब उनके पीछे है, लंदन बैठा हुआ, पासपोर्ट उनका बड़े मजे से लंदन बैठा हुआ है, हो नहीं रहा,
कहाँ आगे वो जा नहीं सकते। पासपोर्ट की तो जब जरूरत पड़ेगी वो देखिए लंदन मूव में करने बैठा के हुआ लिए है, उनको मजे कर रहा है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट तो चाहिए ना, ट्रैवल डॉक्यूमेंट चाहिए, और वो भी सफारती पासपोर्ट। ट्रैवल जिसने करना ही नहीं है उसने ट्रैवल करके करना क्या? ट्रैवल पाकिस्तान तो नहीं होना, वो तो हमें पता है 2023 और उसने वहां पर ट्रैवल क्या करना? वो लंदन में अपने घर में बैठा हुआ है, मजे कर रहा है। वहां पे वो बड़े बड़े उनके बिजनेस है, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज हैं, वो बिजनेस चला रहे हैं, उसके बच्चे, वो अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ बैठा हुआ है, और वहां पे जनाब वो जब उसका दिल करता है वो ट्विटर के जरिए से एंटी स्टेट एक बयानिया देता है, इदारों को बुरा भला करता है, वो अपना, और वहां पर बैठा हुआ है। ना उसको कोई कोर्ट हाथ डाल सकती है, ना पुलिस हाथ डाल सकती है, ना गवर्नमेंट हाथ डाल सकती है, ना नैब हाथ डाल सकती है। वो तो आजाद है, वो तो बड़े मजे कर रहा है। मेरा मतलब है कि एक बंदा जो है जिसको कोई बीमारी नहीं है, वो यहाँ पे बीमारी का भाड़ा आगे बाहर गया, वो मजे कर रहा है। वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म की वजह से तो नहीं बाहर गए। नवाज शरीफ तो गए हैं 50 रुपए के, आपको पता है, स्टाम्प पेपर पे, और अदालत और हुकूमत ने, जारी बात है, उनको अदालत से भी ऑर्डर हुआ और हुकूमत भी साथ मिली हुई थी, सिला रहमी के तहत वो गए हैं। सब पार्टी भी ऑन बोर्ड थी, पार्टी तो सबसे बड़ी सपोर्टर थी कि जनाब इसको छोड़ा जाए और ये फिर इसका नाम ईसीआई से डाला जाए। जब वो बाहर गए फिर पार्टी तो उसको सपोर्ट कर रही थी, सारे मौलाना फजलुर रहमान उसके साथ मिले हुए थे। फिर पार्टी ये चाह रही थी, फिर पार्टी को पता था अगर नवाज शरीफ बाहर जाता है तो हमें भी रिलीफ मिलेगा, वो अल्टीमेटली उसमें वो कामयाब हो गए। नवाज शरीफ के जाते सारी ये सारे इकट्ठे हुए हैं। वो जरदारी साहब जो हर रोज नैब की कोर्टों के में जाके जनाब धक्के खाते फिर रहे थे, फरियाल तालपुर, कायम अली शाह, उनके जो चीफ मिनिस्टर है सिंध के मुराद अली शाह, मैं बेट लगा के कहता हूँ अगर पीडीएम ना होती तो मुराद अली शाह नैब की कस्टडी में होता इस टाइम। उसपे जो केसेस चल रहे थे, उसपे जो शिकंजा टाइट हो रहा था, वो आज कहीं भी नहीं है। अगर डॉक्टर साहब ये पीडीएम खौफ और दहशत की इलामत है तो मेरे ख्याल 2023 के बाद 2028 तक भी यही हुकूमत रहेगी। अगर यही पीडीएम इसी तरह, हाँ, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ। अगर ये पीडीएम और ये अपोजिशन है, इमरान खान बड़ा लकी आदमी है, बड़े खुशकिस्मत आदमी है कि इतने छोटे मार्जिन के साथ वो गवर्नमेंट कर रहा है, और ये जो उसको अपोजिशन मिली है ये एक दूसरे के साथ एक ऐसा गैर फितरी इत्तेहाद है जो आपस के अंदर ही जाती उनकी लड़ाइयाँ हैं कि हुकूमत को इनके साथ डील करने की जरूरत नहीं, वो आपस में एक दूसरे को लत्ते ले। अच्छा, आज फिर बिलावल भुट्टो साहब आज फिर कह रहे कि जी पंजाब गवर्नमेंट जो है वो क्यों नहीं ये चेंज करे, इनको नोटिस मिलना चाहिए। वो तो मैंने कहा कि पंजाब हुकूमत के वाले से बार बार मैंने पहले भी कहा कि वो छेड़ बना ली है। अब वो कहते हैं जी आपने कहा था कि पीडीएम का गोल क्या था। डॉक्टर साहब ये बात बिलावल भुट्टो जरदारी या आसिफ जरदारी ये कहते हैं कि जो मरियम साहिबा, नवाज शरीफ साहब जो उनका बयान उनका यही था ना कि ये हुकूमत जो है गैर इखलाकी है, गैर आइनी है, ये नालायक हैं, ये नाइल हैं, ये वोट चोर हैं, ये सिलेक्टेड है, जो भी है। तो वो कह रहे हैं कि इनका बोरिया बिस्तर कोल करने से आए, आप आगाज़ करते हैं पंजाब से, और पंजाब में हम इनका बोरिया बिस्तर पहले गोल करते हैं, उसके बाद हम आगे वफाक में जाएंगे। अब इस बात पे नून लीग भागती है। नून लीग इसलिए भागती है कि ना नवाज शरीफ से हमने वज़ीर आला बनना है, ना बनना है मरियम साहिबा ने। मरियम साहिबा कुछ है नहीं, ना उनके पास सीट है, ना एमपीए, ना एमएन, ना सेंटर, कुछ स्टेक उनका है नहीं। केस नैब के वो फेस कर रही हैं। नवाज शरीफ तायाल नाहल है। अब नवाज शरीफ या उनकी साहबजादी अगर तो उनको ओहदा मिले तो वो तो नवाज शरीफ साहब या नून लीग एक्सेप्ट करेगी। अब आगे आ जाता है, उसके बाद रह जाता है हमजा के ऊपर भी वो कह रहे हैं कि हमजा भी उनको पता है कि हमजा के हवाले से अगर सीएम की बात की जाएगी तो नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा कभी भी नहीं मानेगी। तो पीपल्स पार्टी खुद ही कह रही है, उन्होंने दरमियानी रास्ता इख्तियार किया है। उन्होंने कहा कि माइनस हमजा पंजाब में हमें टास्क दें, हम हुकूमत गिरा के दिखाते हैं। और साथ वो ये भी कहते हैं कि हम अपना भी वज़ीर आला नहीं लाना चाहते। अब मुझे ये बताया इसके बावजूद क्या वजह है कि नून लीग यानी शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, नवाज शरीफ या कि पीटीआई की हुकूमत गिर सकती है, पीपल्स पार्टी ऑफर कर रही है, लेकिन इससे वो भाग रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब उनको ताना मारेंगे कि आपने इस्तीफे नहीं दिए, वो कहते हैं अल्टीमेटली जो एंड रिजल्ट क्या है कि आपने इस हुकूमत को चलता करना है। तो वो कहते हैं हम इनको इन हाउस तब्दीली करके एक आइनी तरीका है, हम इनको गिरा सकते, आओ हमारे साथ मिलो, उससे ये भागते हैं। फिर जिस तरह लॉन्ग मार्च की बात की तो पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमने तो आपको नहीं कहा कि लॉन्ग मार्च ना करें, हमने तो आपको नहीं रोका। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी ने यही कहा। फिर अगली आप जो बात कह रहे हैं पीडीएम की, जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी यही कह रहे हैं ना कि नवाज शरीफ साहब आप आएँ, आप लीड करें, हम आपके पीछे खड़े होंगे, आप फेस करें केसेस को, आप अदालतों को फेस करें, आप पाकिस्तान के अंदर आएँ, आप शेर बने। तो मामला ये है कि पीपल्स पार्टी जो है इसमें ज़्यादा बेनिफिशरी वही है। सेनेट के अंदर सेंटर उनका हो गया इस्लामाबाद से, नून लीग का नहीं हुआ। चेयरमैन सेनेट इसलिए ना बन सका कि नून लीग ने उनको डिच किया।
डिप्टी चेयरमैन सेनेट इसलिए ना बन सका कि फजल रहमान साहब और गिलानी साहब का नून लीग नहीं चाहती कि मजीद उनका स्टे की सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व हो। तो अब मामला ये है कि जो केस अगर शिफ्ट हुए हैं तो वो जरदारी साहब के पिंडी से मैंने कहा था, आपको खबर दी थी कि वो आहिस्ता आहिस्ता कराची शिफ्ट हो जाएंगे। उनके ऊपर जो रिलीफ आपकी बात कर रहे हैं उनको रिलीफ मिल रहा है, लेकिन नवाज शरीफ को तो कोई रिलीफ नहीं मिला, वो तो उसी तरीके से वही उसी स्टेटस में है। शहबाज शरीफ साहब जो है उनकी बेल जजारी हार्डशिप वाला मामला आ जाएगा। हमजा शहबाज की बेल 1-2 साल में आपने बेल अल्टीमेटली तो होनी है, 302 की भी बेल हो जाती है। ये तो राइट है, क्योंकि अगर डिले हो रहा है, नैब की रेफरेंस नहीं कर रहा या उसका फैसला नहीं हो रहा, तो एक हद तक ही रख सकते हैं ना आप अंडर ट्रायल प्रिजनर को। इसी तरीके से जो बाकी मामला आता है वो भी आगे, लेकिन ज़्यादा बेनिफिशरी मेरे हिसाब से जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी इसके अंदर है। नून लीग के वाले से, हाँ शहबाज और हमजा के वाले से अगर 2 बंदों को अगर रिलीफ की बात कर सकें तो यहाँ पे टाइम है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बताएंगे नाज़रीन आपको कि जहांगीर तरीन साहब किस तरह ट्रबल में हैं, उनके साथ FIA आगे क्या करने जा रही है, इस हवाले से बताएंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। नाज़रीन, जहांगीर तरीन साहब को FIA ने और उनके साहबजादे को दोबारा नोटिस जारी कर दिए हैं, और उनसे अब 8 सवालात जो है उसके FIA ने जवाब मांगे हैं वो, और 13 अप्रैल को उनको तलब किया गया है, और उनको ये भी अपॉर्चुनिटी दी गई है कि वो इन सवालात के जवाब अपने कंपनी सेक्रेटरीज़ के ज़रिए या दीगर जो उनके हवाले से कहा है कि वो खुद ना भी अगर आएँ तो किसी वकील के ज़रिए या अपने कंपनी सेक्रेटरी के या अपने नुमाइंदों के ज़रिए भी इन सवालात के वो जवाब जमा करा सकते हैं। FIA ने उनसे जो सवाल किए हैं उसमें चंद एक सवाल जो है नाज़रीन आपसे मैं शेयर कर देता हूँ। FIA ने उनसे कहा है कि अगस्त 2020 से, एक तो FIA ने ये दावा किया कि अगस्त 2020 से उनसे इसी तरह के सवालात के जवाब मांगे जा रहे हैं, जो कि दोबारा उनको अब FIA ने एक सवालनामा भेजा है, क्वेश्चन भेजा है, 8 सवालात पर मुश्तमिल है, और उसके अंदर पूरे जो सवाल है नाज़रीन आप स्क्रीन पे वो सवालनामा देख सकते हैं। उसमें कहा गया कि जहांगीर तरीन JK फार्म्स की तमाम मशीनरी की असल रसीदें जमा कराएं और JK फार्म्स के 35,000 एकड़ रकबे के जो है सबूत वो भी हमें फराहम करें। नोटिस में कहा गया है कि जहांगीर तरीन मुतलका बैंक की रिपोर्ट जमा कराएं, मशीनरी और 35,000 एकड़ रकबे की तखमीना रिपोर्ट जमा कराएं, और बरतानिया में ख़रीदी गई जायदादों की मनी ट्रेल जो है वो भी उनसे मांगी गई है। दूसरी जानब जहांगीर तरीन जो है उन्होंने उनकी जानब से ये खबरें भी आ रही हैं कि इफ्तार डिनर दिया जा रहा है, जिसमें 40 के करीब जो है वो पार्लियामेंटेरियन उसमें शामिल होने का इम्कान है, जिसमें सेनेटर भी हैं, MNA 8 के करीब पहले भी जिस तरह हमने देखा कि उनके साथ इज़हार यकजहती करते नजर आए, और साथ ही इस तरह MPA पंजाब के जो तल्लक रखने वाले और जिनका ज़्यादातर का तल्लक साउथ पंजाब से है, जिसमें एक सूबाई वज़ीर भी हैं, एक मशीर भी हैं, तो वो भी उनके साथ इज़हार यकजहती करते नज़र आ रहे हैं। तो अब इसके हवाले से क्या आगे मंजरनामा बन रहा है, जहांगीर तरीन साहब और उनके साहबजादे को 13 अप्रैल को FIA ने इन सवालों के उनसे जवाब मांगे हैं। उनकी ऑलरेडी अदालत से और उनके साहबजादे की बेल भी है। 3 मुकदमात FIA ने उनके ऊपर दर्ज किए हैं। मजमूई तौर पर ओवरऑल जो FIA ने उनके ऊपर इल्ज़ाम के ऊपर जो FIR दर्ज की है, तकरीबन 7 अरब की जो है उनके ऊपर जो मुख्तलिफ इल्ज़ामात हैं उनकी जो मजमूई जो मालियत बनती है। तो डोगर साहब आगे ये क्या आप देख रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब के वाले से FIA का एक तो ये जो कार्रवाई जारी है, और दूसरी जानब उनकी जानब से जो दावतें और इत्माम किया जा रहा है इफ्तार डिनर के हवाले से मैंने बात की। खैरल साहब, अब ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब अपोजिशन तो बिल्कुल डिवाइडेड है, टूट फूट चुकी है, PDM का कोई वजूद नहीं है। अपोजिशन जो है वो आपस में एक दूसरे पे गोला बारी कर रही है, और ख़ुद अपोजिशन आवाम के सामने तमाशा बनी हुई है। मैं ऐसे वक्त में जब PTI को इमरान खान को अपनी परफॉर्मेंस जो थी वो बेहतर करनी चाहिए थी और अपनी परफॉर्मेंस के सर पे आगे चलना चाहिए था, वो ख़ुद PTI जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई। पहली बात तो ये है कि आज इमरान खान साहब से मेरे एक बड़े करीबी बंदे ने मुझे बताया कि खान साहब जो हैं उन्होंने उनसे बात की गई कि आप छोड़ें, दफ़ा करें, आप क्या कर रहे हैं, क्यों जहांगीर तरीन से लड़ाई कर रहे हैं।
और वो देखें वो बंद आपके ज़्यादातर लोग उसके साथ जा रहे, तो खान साहब ने आगे से जवाब दिया कि वो जो मर्ज़ी कर ले, मैं किसी के हाथों से ब्लैकमेल नहीं होगा। इशू ब्लैकमेलिंग का नहीं है खैर साहब, इशू ये है जो आपने सवालात कहे हैं, ये सवालात तो फिर खुसरो मुख्तियार को भी जवाब देना चाहिए। मैं मेरे पास इतलात हैं जहांगीर तरीन, जहाँ तक किसानों की बात है, मैंने उसमें फैक्ट्स भी दिए थे कि जहांगीर तरीन वो वाहिद बंदा है जिसने 1 रुपया किसी किसान का नहीं देना। 2017-18 में उस वक्त जब गन्ने की कीमत 140 रुपये मन थी तो जहांगीर तरीन ने खुद 180 रुपये मन किसानों से एडवांस दे के गन्ना उठाया था। तो वो बंदा जो ये गन्ने पे पैसे कोई नहीं रखता, वो क्यों जालसाजी करेगा। दूसरी चीज़ आगे आ जाए, मेरी इतला के मुताबिक जहांगीर तरीन ने फेडरल गवर्नमेंट को ये मैसेज भेजा, रमज़ान आगे आ रहा था, तमाम शुगर मिलें एका करके बैठी हुई थी कि जनाब हमने चीनी 140 रुपये बेचनी है। इस वक्त आज की सिचुएशन ये है कि केन कमिश्नर जो है उसने तमाम शुगर मिलों को ये वार्निंग दे दी कि 200 टन गंदम जो है चीनी जो है वो तमाम शुगर मिलों से उठा ली जाए, और शुगर मिल मालकान जो है भागे फिर रहे हैं। जहांगीर तरीन ने ऐसे में जबकि 80 रुपये किलो के हिसाब से शुगर मिलें चीनी देने को तैयार नहीं है, जहांगीर तरीन ने पंजाब गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को ये ऑफ़र दिए कि आपको 28,000 टन टोटल रिक्वायरमेंट है, मुझसे 65 रुपये में ले लें। मैं आपको 28,000 टन 65 रुपये में देता हूँ, जाके 70 रुपये में बेचें। आप देखें कि एक तरफ शुगर मिलें हाई कोर्ट गई और पूरा वो रजिस्ट कर रही हैं इंतज़ामिया को, लड़ रही हैं, इधर उधर भाग रही हैं, इश्तिहारात चलवा रही हैं। दूसरी तरफ वो ये कह रहा है कि 65 रुपये मुझसे ले लें चीनी। असल चीज़ ये है खान साहब को देखना चाहिए कि वो कौन से लोग हैं जो उनके इर्द गिर्द हैं और जो पार्टी के अंदर ये रिफ्ट जहांगीर तरीन के साथ जो रिफ्ट है वो बढ़ाने में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। उसमें आज़म खान भी हैं, उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनका अपना एक बड़ा रोल है। अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर आता जीतता वो इलेक्टेड लोगों के सर पे है, लेकिन बाद में ब्यूरोक्रेसी के वो बहुत करीब हो जाता है। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है ख़ास तौर पर वो प्राइम मिनिस्टर के बहुत करीब होता है। और इमरान खान जो है वो ये समझते हैं कि शायद KPK में जो उनको जो कामयाबी मिली है उसमें चूँकि वो आज़म खान चीफ सेक्रेटरी था KPK का, उसका एक बड़ा रोल है और उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अब आज़म खान साहब का क्लैश है जहांगीर तरीन के साथ। इस सिलसिले में आज़म खान ने अपने साथ शहजाद अकबर को भी साथ में लाया। शेख रशीद ये कह रहे हैं कि जी मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं, वो इंटीरियर मिनिस्टर है, FIA उनके अंडर है। वो कहते हैं जी कि मुझे नहीं पता जहांगीर तरीन के खिलाफ ओपनली उन्होंने कहा कि शहजाद अकबर इसको देख रहे हैं मैच में, हालांकि वो स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर है और वो ओवरऑल फेडरल मिनिस्टर इंटीरियर है। अब ये दो बंदे जो हैं ये सारा कुछ कर रहे हैं। खल साहब आप मुझे एक बात बताएं कि ये कोई वक्त था कि इस तरह पार्टी के अंदर रिफ्ट पैदा की जाती? इलेक्शन को 2 साल रह गए हैं, अपोजिशन जो है वो बिखरी पड़ी हुई है। इस वक्त तो पार्टी को जोड़ने की ज़रूरत थी, इस वक्त तो ज़रूरत थी आगे बढ़ने की, एक लीड लेने की, चीज़ों की कीमतें कम करें, पार्टी को इकट्ठा करें, पार्टी को एक करके आगे लेके चलें। आपने इस वक्त पार्टी के अंदर इतना बड़ा फड्डा डाल दिया। एक चीज़ तो मैं आपको क्लियर बता दूं, मुझे नहीं लग रहा कि जहांगीर तरीन जो है वो इस गवर्नमेंट को गिराएंगे या वो पंजाब गवर्नमेंट को गिराएंगे या वो फेडरल। पहले भी आपको कहा था कि जहांगीर तरीन के ऊपर आप जितने मर्जी मुकदमे कर लें, आपने अभी खुद उसी बातों को तईद कर दिया है कि इतनी विक्टिमाइजेशन के बावजूद जहांगीर तरीन साहब, उनके साथी तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामेंटेरियन हैं, वो ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ से हम इंसाफ मांग रहे हैं। अब आप जो बात कर रहे हैं कि उन्होंने कहा 65 रुपये चीनी में देने को, 28,000 टन की अगर ज़रूरत है तो 28,000 टन में 65 रुपये चीनी देने को तैयार हूँ, तो इससे ज़्यादा उनका सेक्रीफाइस क्या हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद जो आप दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना आपका, कि इस सूरत हाल में इमरान खान साहब जो है उनको फड्डा नहीं जहांगीर तरीन से लेना चाहिए। अच्छा सॉरी, फड्डा जहांगीर तरीन से साथ नहीं है। इमरान खान साहब का इसमें मामला ये है कि उनका प्रिंसिपल स्टांस ये है कि जो भी है आप जो बात करते हैं उस पे भी मैं जहांगीर तरीन वाली बात कुछ लोगों से बात हुई, सिंगल आउट ना किया जाए। जहांगीर तरीन भी यही कहते हैं कि सिंगल आउट। मैं ये बात आपकी आगे लेके चलता हूं। मेरी कुछ ये जो वो ये नहीं कह रहा कि मुझे छोड़ दिया जाए या मुझे ये जो बागी ग्रुप है ना, इसमें कुछ अपने यार दोस्त भी हैं जो कि बड़ा आगे हैं।
मेरी उनसे बात हुई कि बागी ने डिप्राइव ग्रुप उसको कह सकते हैं, जो भी आप कह रहे हैं, जो जहांगीर तरीन के साथ चल रहे हैं, बागी मेरी उनसे बात हुई कि जहांगीर तरीन नहीं है जब, तो वो बागी कैसे हो सकता है? अल्टीमेटली आप चाहते क्या हैं, आपकी डिमांड्स क्या हैं? उन्होंने कहा जी हमारी 2 डिमांड्स हैं। पहली डिमांड ये है कि जहांगीर तरीन से की बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए, 1-1 रुपए की इंक्वायरी करें, लेकिन जो पैनल बनाया जाए जो उसको इंक्वायर कर रहा है वो इंडिपेंडेंट हो, वो इंडिपेंडेंट हो, वो लोग ना हो जिनको खास आजम खान या शहजाद अकबर साहब ने अपनी मर्जी से ठोंसा है कि बस इसको बजाना है, इसका बेड़ा गर्क करना है। इस तरह ना करें, एक इंडिपेंडेंट पैनल बना दें जो पूरी इंक्वायरी करे। हमें इस पर इंक्वायरी पे इतराज़ नहीं है, हम ये नहीं कि जी जहांगीर तरीन को, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब की जन्म से आया था कि गालबन ये FIR का कह रहे हैं स्क्रिप्ट बना था इस्लामाबाद में, वहाँ से USB में डाला गया और वो USB यहाँ पे आई, यहाँ पे सिग्नेचर किए गए और प्रिंट निकाल के तो फिर वापस FIR की कॉपी। अच्छा, और दूसरी डिमांड जो है और टेलीफोन पे वो कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ इस तरह की कार्रवाई। अच्छा, दूसरी जो डिमांड है वो ये है कि आजम खान को हटाया जाए। ये जो लोग जो मिल रहे हैं ना, ये अब प्रेशर बढ़ा रहे हैं कि इमरान खान साहब हमारे साथ मुलाकात करें। हम उनकी पार्टी के MPs हैं, 8-10 MNAs हैं, 22-23 MPs हैं। अब लिटरली देखा जाए तो 8-9 MPs जो हैं, इतना ही फ़र्क है इमरान साहब और अपोजिशन का, इमरान खान का अपोजिशन का। लिटरली तो उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस, वो तो सूबाई असेंबली और कौमी दोनों में यही सूरत हाल है। दोनों में सर एक तरह का नो कॉन्फिडेंस हो चुका हुआ है। उन्होंने इमरान खान की रिट को चैलेंज कर दिया है। जब लेकिन असल में बात यह है कि बार बार वो जो जहांगीर तरीन साहब हैं, जो लीड रोल तो उनकी वजह से आ रहे हैं, और उनके साथी भी, वो ये बार बार कह रहे हैं कि हमारा फड्डा नहीं है, कोई बागी ग्रुप नहीं है, हमारा सिर्फ ये है कि हमारा इंसाफ हम चाहते हैं, तरीके इंसाफ के लोग हैं और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। तो यहाँ पे टाइम है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद नाज़रीन दोबारा आते हैं और मरियम साहबा के हवाले से भी और भी कुछ खबरें हैं वो शामिल करेंगे। अब पता चला। अब पता चला। जी नाज़रीन, मरियम नवाज़ साहिबा ने लाहौर हाई कोर्ट जो है उनको ज़मानत मिली और उनके वकला ने दोबारा जब लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया तो लाहौर हाई कोर्ट ने अब ज़मानत इस बुनियाद पर उनकी निपटा दी है 2 रुकनी बेंच ने, क्योंकि नैब ने कहा कि हमें उनकी गिरफ्तारी जो है अभी रिक्वायर नहीं है और ना ही उनके वारंट जारी किए गए हैं, जिस पर मरियम नवाज़ के वकील ने कहा कि नैब को पाबंद किया जाए कि अगर दोबारा उनको गिरफ़्तार करना है या उनके वारंट अगर जारी करने हैं तो वो पहले से उनको बताएं ताकि वो अदालत से रजू कर सके, जिस पर अदालत ने हुक्म सादर फरमाया कि 10 रोज़ कबल इनको आगाह किया जाए ताकि वो अदालत से रजू कर सके। दूसरी जानब मरियम साहिबा ने कोर्ट के बाहर जो वहाँ पे बात की, उन्होंने कहा कि इमरान खान जिसका मुकाबला नहीं कर सकता नैब के पीछे पड़ जाता है। अब मामला ये है कि उनका डस्का के इलेक्शन के वाले से भी उन्होंने बात की कि इमरान खान साहब जो है उन्होंने डस्का के इलेक्शन की जो विक्ट्री है उसको उन्होंने कहा जी फिर कि हमारे जो लोग हैं उन्होंने वोट दिए और PTI के लोगों को जो 1 लाख के करीब भी अगर वोट मिले हैं तो उसको उन्होंने कहा कि चूँकि उनकी हुकूमत है, उनके पास इंतज़ामी मशीनरी है, और अगर उनके पास हुकूमत जो है वो ना होती, और हुकूमत उन्होंने कहा कि वो तो बिल्कुल अब उसके दिन गिने जा चुके हैं, नैब जो है वो भी कमज़ोर उसकी गिरफ्त पड़ रही है, उसमें सकत नहीं है, इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर सकत नहीं है, और अगर उनके पास ये इक़्तिदार ना होता तो लोग इनको इलेक्शन कैंपेन भी चलाने नहीं देंगे। तो डोगर साहब, अब जिस तरीके से मरियम साहिबा और साथ उनके राना सनाउल्लाह और भी कुछ लोग थे, लेकिन और कोई बड़े जो कादावर शख्सियात है जिस तरह मरियम नवाज़ साहिबा के साथ खड़े होते थे, दाएं बाएं आगे पीछे उनके बड़ी बड़ी जो लीडरशिप थी नून लीग की, आज वो नज़र नहीं आई, सवाए मरियम औरंगज़ेब साहबा तो ज़ाहिर बात उनके साथ होती ही हैं अक्सर, और राना सनाउल्लाह साहब भी चूँकि काफ़ी जब भी हम नाम लेते हैं कि उनके साथ अगर 2-4 लोग हैं तो उसमें राना सनाउल्लाह साहब का नाम लिया जाता है। तो अभी क्या आप सिनेरियो देख रहे हैं कि ये तो गिरफ्तारी वाली तो बात आपको भी पता था, मुझे भी, कि नैब ने तो उनको गिरफ्तार नहीं करना, वो खौफजदा हो गए खुद ही हाईकोर्ट चले गए। आज वो नैब ने बता भी दिया कि हमने तो उनके नाम वारंट जारी किए थे, ना उनकी अभी हमें जो इस एराजी केस के अंदर गिरफ्तारी रिक्वायर है। खैर साहब, सिर्फ नैब ने तो इनसे कुछ सवाल पूछे थे। नैब ने सवाल जो है उसमें यह था कि 1440 कनाल जो एराजी है ये आपने कैसे ख़रीदी, इसके पैसे कहाँ से आए, इसको ग्रीन एरिया कहाँ से कैसे डिक्लेयर किया गया,
और इन जो पैसे थे इनके खिलाफ आपने क्या इनकम टैक्स अदा किया, बजाय कि उन सालों को जवाब देती। पहले तो इन्होंने इतना लाओ लश्कर, पहले वहाँ पे पथराव करवा दिया, दूसरी तरह इतना बड़ा लाओ लश्कर लेके वहाँ पर धावा बोल दिया, और अब ये फिर हाई कोर्ट में आ गई। मेरा तो सवाल ये कि ये जवाब क्यों नहीं जमा करवाती। एक तरफ हम जहांगीर 3 की बात करते हैं, वो ये कह रहा है कि कोई भी इंडिपेंडेंट पैनल बना दे, तो ये भी कह रहे हैं कि जनाब इंडिपेंडेंट पैनल बनाए और मेरे एसेट चेक कर लें। लेकिन सवाल बड़े खतरनाक है ना, इसका जवाब क्या दे। अब 2 उनके खिलाफ जो इंक्वायरी चल रही है, एक है मनी लॉन्ड्रिंग केस की और राइवल डराजी केस की। अब इसके अंदर 2 इंक्वायरी के अंदर नैब की जानब से 1480 कनाल एक है मामला जो राजी है गैर कानूनी जो मुंतकली की अभी आपने बात की, और 26 मार्च को उनको तलब भी किया था। और दूसरी जानब 2013 में शरीफ ख़ानदान जो है उनके कमोबेश 3,500 कनाल अराजी जो है इंतज़ामिया के मुबीन मिले वक्त से उन्होंने हासिल की। औने पौने कोड़ियों के भाव और टैक्स उसके अंदर कम फीस जो उस खजाने में भी जमा कराई, और बाकी सर उसी 3,000 किनाल में तो 1400 किनाल मरियम को मिल गई, 1450 किनाल। तो अब 2015 में जो ये जो अराजी है, जिस तरह हमने कहा कि इसमें DCO लाहौर आपको वही मशहूर ज़माना नूरुल अमीन महंगल साहब, देखिए ना खल साहब, नूरुल अमीन महंगल साहब जो है ये वो और लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी LDA। मेरा जो सब पॉइंट है, आप पहले आप ये पढ़ लेना कि DG थे आहर चीमा। अब ये वो 5 प्यारे या 2-3 लोग जो थे ना, यानी आहर चीमा और नूरुल अमीन महंगल जो है, ये शहबाज शरीफ साहब के वो कहते ना कि 5 प्यारे नहीं बल्कि 2-4 जड़े लाडले से भी आगे इनका क्या है। नूरुल अमीन महंगल को जनाब पहले तो स्पेशल सेक्रेटरी CM सेक्रेटरीट में, वहां से DC लाहौर बनाया गया, जूनियर 3 अफसर थे, DC फैसलाबाद बनाया गया। अब ये जो नागा, ये जो हीरा है नूरुल अमीन महंगल, जनाब इसको बलोचिस्तान से ढूंढ के ला के सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बनाया गया है। खैर साहब, मेरा गिला ये है कि इमरान खान साहब, आपकी गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चलेगी जब आपने हर उस बंदे को, हर वो बंदा जो नून लीग से अटैच्ड है, जो आज भी PTI की निस्बत नून लीग से लॉयल है, उस बंदे को अहम पोस्ट पे बिठाया हुआ है। नबील जावेद अवान साहब सेक्रेटरी हेल्थ हैं। अब ये वो बंदा था जो 3 साल शहबाज शरीफ का स्टाफ ऑफिसर रहा, उसके बाद 4 साल नवाज शरीफ का स्टाफ ऑफिसर रहा जब वो प्राइम मिनिस्टर। जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की किचन कैबिनेट में जब नाम आते थे ना, तो उसमें नबील अवान का नाम आता था, यानी ये वो लोग थे। हाँ, फेडरल सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट जो है डॉक्टर इजाज मनीर, वो खासुल खास था फवाद का, फवाद सेक्रेटरी टू प्रिंसिपल सेक्रेटरी था नवाज शरीफ का, और ये फवाद की चिट्ठों पे सारे लोग प्रमोट होते हैं, पुलिस वाले हो या सिविल। नून लीग का कोई ऐसा नून लीग से नथी अफसर रहने नहीं दिया डॉक्टर इजाज मनीर ने, सारे ऑफिसर उसने प्रमोट करवा दिए। मैं पंजाब में देखता हूँ चीफ सेक्रेटरी से लेके जितने बड़े ओहदों पे बंदे बैठे हुए हैं, वो सारे चुन चुन के इन्होंने वो लोग लगाए हैं जो नून लीग के साथ अटैच रहे हुए हैं, और वो आज भी काम वो PTI गवर्नमेंट के अंडर कर रहे हैं, लेकिन वफादार वो जो हैं वो आज भी नून लीग के हैं। तो यहाँ पे गवर्नेंस क्या चलनी है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या चलनी है, गवर्नमेंट की रिट क्या मेंटेन होनी है, चीफ सेक्रेटरी अपने दफ्तर नहीं जाते, अफसरान अपने दफ्तर नहीं जाते, फिरौनियत की इंतहा है। आप SMBR को देख लें, आप सेक्रेटरी हेल्थ को देख लें, आप कमिश्नर लॉ को देख लें, किसी भी बड़े ओहदे पे बैठे बंदे को देख लें, आपको पता चलेगा। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को देख लें, सेक्रेटरी एजुकेशन को देख लें, जिस पे भी सेक्रेटरी लेबर देख लें, जिसमें भी आपकी नजर पड़ेगी, वो अल्टीमेटली वो बंदा है जो शहबाज शरीफ का चहीता था, शहबाज शरीफ के करीब था। इन्होंने दूसरा आजकल वैसे भी सेक्रेटेरिएट में काम कर रहे हो, दफ्तरों में हो कर रहे हैं। और दूसरी जानब डॉक्टर साहब चौधरी शुगर मिल के वाले से भी नायब पूछ रहा है मरियम साहबा से कि जो आपने 86,40,000 रुपए की सरमायाकारी की थी, उसकी ज़रा तफसीलात बता दें। फिर 2008 में आप गैर मुल्कियों से इनके नाम जो मुंतकिल की गई, जो चौधरी शुगर मिल के 1,15,27,000 रुपए के शेयर की खरीदारी का मुआहदा या ट्रांसफर डीड है, वो भी दिखा दें। दूसरी जानब अब डॉक्टर साहब, ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ी कड़ी तनकीद की है इमरान खान साहब वज़ीर आज़म, उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के अंदर जो उन्होंने कहा कि कश्मीर का सफ़ीर है या कलभूषण जाधव बिलावल के मुझे एक बात बताएं, और इनकी जो वालदा जब मोहतरमा प्राइम मिनिस्टर साहिबा थी, तो उस वक्त जो इंदिरा गांधी, जो राजीव गांधी जब आए थे, तो कश्मीर के हवाले से जब वज़ीर आज़म थे वो, तो कश्मीर के हवाले से जो बोर्ड थे इस्लामाबाद से, वो उतरवा दिए गए थे।
तो ऊपर से वो ताने अब इमरान खान साहब को दे रहे हैं। अब मुझे एक बात बताएं कि अभी रिसेंटली ये जो बात हुई ट्रेड की, तो गवर्नमेंट ने अपना मौका बड़ा क्लियर कर दिया कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा, कश्मीर के पे इंडिया अपना स्टेप वापस नहीं लेगा, कश्मीर इंडिया के साथ कोई ट्रेड नहीं हो सकती। ये बड़ा क्लियर मौक़िफ़ था, मगर ऐसे लग रहा था जैसे बड़ी साजगार हवा पैदा हो रही है, जैसे बर्फ़ पिघल रही है, दोनों ममालिक करीब आ रहे हैं और जनाब ये सारा कुछ। लेकिन गवर्नमेंट के इस स्टैंड की वजह से, गवर्नमेंट के इस प्राइम मिनिस्टर के इस ऐलान के बाद वो सारे मुंह बंद हो गए। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, आप बता दें कि आपने अपने 5 साल दौर में, जब आपके वालिद साहब प्रेसिडेंट थे, पे पार्टी की गवर्नमेंट थी, 2008 से लेकर 2013 तक कश्मीर के हवाले से आपकी गवर्नमेंट ने क्या क्या ख़ास स्टेप लिया था? कौन सा ऐसा काम किया था? मेरा फजलुर रहमान ही थे उस वक्त भी चेयरमैन कश्मीर कमेटी सदा वही थे। चले, आपने जो कश्मीर कमेटी के जो हेड थे उस स्टेटमेंट कश्मीर के हवाले से दे दें। आप यूसुफ गिलानी का कोई एक स्टेप दे दें। आप प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने कश्मीर पे क्या किया उसकी डिटेल दे दें। हमें बताएं तो सही अवाम को कि जनाब जब आपकी हुकूमत थी उस वक़्त आपकी हुकूमत ने कौन से इंटरनेशनल फोरम पर जाकर कश्मीर की बात की, कौन से इंटरनेशनल फोरम पर जाकर कश्मीर के इशू को उठाया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है उनकी तो मैं मिसालें दे सकता हूँ। आपने क्या किया था, आप भी बता दें। बिल्कुल, इन्होंने जो किया वो भी तो पूरी कौम के सामने है। चूँकि प्रोग्राम का टाइम यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।